दोस्तों, जिसने यूपी जीत लिया उसने देश जीत लिया। लेकिन इस बार मोदी का यूपी में हाल अच्छे नहीं है। यूपी क्यों? हिंदी बेल्ट जिस पर मोदी की पकड़, बीजेपी की पकड़ सबसे अच्छी है, उस हिंदी बेल्ट की हर एक राज्य बीजेपी को तकलीफ दे रहा है। 284 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद अब नजर चौथे चरण पर है। 10 राज्य, 96 सीटें, बहुत अहम है, बहुत ज्यादा। लेकिन अंदर खाने से जो खबरें आ रही है वो अच्छी बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं है। शाह और मोदी के लिए चौथा चरण, 96 सीट्स गले का कांटा बना हुआ है। जरा सी भी सीटें ऊपर नीचे आई तो बाजी पलट जाएगी, पूरी तरह से पासा पलट जाएगा और नरेंद्र मोदी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री का शपथ नहीं ले पाएंगे। 4 जून को क्या होगा वो चौथे चरण पर जो है निर्भर कर रहा है। इसलिए चौथे चरण का हर एक सीट पर, हर एक राज्य पर, खास करके महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश का एक सीट पर, मध्य प्रदेश के एक सीट पर विस्तारित एनालिसिस अशोक वानखेड़े जी करेंगे और आपको बतलाएंगे कि किस तरह से ये 96 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पतलून जो है वो गीली हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 96 में से 50 सीटों का, कम से कम 50 से 60 सीटों का नुकसान झेल सकती है। बड़ा खुलासा आज के इस एपिसोड में होगा चौथे चरण पर, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। 10 राज्य के 96 सीटों पर चौथे चरण का मतदान है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के बाद चौथा चरण नरेंद्र मोदी के लिए कितना टफ है, क्योंकि अब केजरीवाल की एक तरह से अंतरिम बेल के बाद चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। हर एक राज्य पर थोड़ा बहुत बातें तो करेंगे ही, और जितने भी टॉप राज्य होंगे, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है जहां पूरी की पूरी सीटों पर चुनाव है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कहां बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है आपके हिसाब से, और कितना टफ है चौथा चरण? देखिए, पहला चरण 102 सीट का था और उसके बाद ये चौथा चरण उससे बाद 96 सीट का है, सबसे बड़ा है। दूसरे में 89 सीट्स थी, तीसरे में 93 सीट्स थी। अब बाकी बची हुई जो सीट है वो 5वें में 49 है, फिर 6वें में 57 है और 7वें में 57, 57। तो ये सबसे अहम है। इसमें 2-3 चीजें हैं। अहम इसलिए कि इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों राज्य पूर्ण रूप से चुनाव में जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, जहां टीडीपी के साथ बीजेपी अपनी किस्मत आजमा रही है 6 सीटों के साथ, और 10 सीटें विधानसभा में लड़ रही है। वहां जगन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, तो जगन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने की वजह से टीडीपी को तो फायदा होगा, लेकिन टीडीपी का वोट क्या ट्रांसफर होगा बीजेपी को, यह बड़ा सवाल है। वो बीजेपी को आज भी बाहर की पार्टी समझते हैं। बीजेपी का फुटहोल्ड वहां पे नहीं है, और टीडीपी बीजेपी के साथ कितना रहेगी चुनाव के बाद भी बता नहीं सकते, क्योंकि अक्सर टीडीपी का रिकॉर्ड है जिनके साथ चुनाव लड़ते हैं अक्सर उनके साथ सरकार नहीं रहते। प्रीवियस रिकॉर्ड चंद्रबाबू का देखा तो। और है तेलंगाना में 17 सीट है। पिछली बार तेलंगाना में इनको 3 सीट मिली, तो इन्होंने बहुत ज्यादा इनको लगा कि बीजेपी को कि हम तेलंगाना इस बार सिंगल हैंडेडली लड़ लेंगे। और इसके पहले इवन हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जिस हिसाब से अमित शाह जी से लेके योगी को झोंका, इस हिसाब से लग रहा था कि तेलंगाना एक दूसरा ही हिंदू मुसलमान का एक लैबोरेटरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली केसीआर और बीजेपी के बीच में कांग्रेस ने बाजी मारी और कांग्रेस सत्ता में आ गई। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद वहां केसीआर, मैंने बीआरएस और कांग्रेस, इनके बीच में लड़ाई है। जो बीजेपी के पास पहले कुछ सीटें थी वो रहेगी कि नहीं रहेगी इसमें डाउट है, तो बीजेपी को वहां लॉस है। 1-2 सीट का गेन हो गया तो आंध्र प्रदेश में होगा। बिहार की 5 सीटें हैं, और बिहार की जो 5 सीटें हैं वो है दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर और उजियारपुर। और दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर है बीजेपी के, ललित यादव है आरजेडी के।
तो यहाँ पे क्या है, दरभंगा मिथिला की राजधानी हुआ करती थी एक जमाने में। तो वहाँ मल्लाह की वोट बहुत ज्यादा है, मुकेश जो साहनी है इसके। तो ये बीजेपी के यदि खिलाफ जाता है, और यदि दरभंगा में अगड़ा और पिछड़ा यदि ये लड़ाई हो गई, तो फिर यहाँ आरजेडी को बहुत अच्छा एज है बिहार में। मुंगेर में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी फिर आमने सामने है, या बीजेपी नहीं है। वहाँ अनीता देवी है, आरजेडी ने उतारा है। अशोक मेहतो है, वो बहुत बड़ा मतलब बाहुबली है, और कुर्मियों को टिकट दिया है वहां पे। तो ये वॉकओवर है करीब करीब मुंगेर में आरजेडी। बेगूसराय में गिरिराज सिंह वर्सेस अवधेश राय सीपीआई का। ये गिरिराज को यहाँ पे एज मिलता हुआ दिखाई देता है, बीजेपी की ये थोड़ी सी सिक्योर लग रही है। उजियारपुर में नित्यानंद राय है बीजेपी के, और आलोक मेहता है आरजेडी के। ये यादव करीब करीब यहाँ पे 4.5 लाख है। तो वहां पे आरजेडी ने मेहता के उतार के ये प्रयास किया कि कुछ कुर्मी वोट आ जाए साथ में, और यादव तो हमारे है ही। इसमें नित्यानंद राय मुझे तकलीफ में आते हुए दिखाई देते हैं। समस्तीपुर बड़ी अजब कहानी हो गई है। एक की बेटी लड़ रही है और एक का बेटा लड़ रहा है, और वो दोनों जनता दल यूनाइटेड के कैबिनेट में है। मतलब नीतीश के कैबिनेट के 2 मंत्री जो साथ में बैठ के फैसले लेते हैं, उनका बेटा और बेटी इस समय आमने सामने है। अब अशोक चौधरी की बेटी संभवी, उसको उतारा है जेडीयू ने। तो सनी हजारी, जो महेश्वर हजारी जो कैबिनेट में मंत्री है अभी, और वो पब्लिक रिलेशन के मंत्री है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है बिहार में। तो कांग्रेस ने सनी को टिकट दिया, जिनके पिता नीतीश के कैबिनेट में मंत्री है। और अशोक चौधरी जो एक जमाने में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो जनता दल यूनाइटेड में गए, तो उन्होंने अपनी बेटी को उतारा। तो यहाँ पे पासी के करीब करीब 16,000 वोट है जो अशोक चौधरी है जिनको यहाँ पे है। लेकिन यहाँ महेश्वर हजारी का बहुत ज्यादा एज है, तो मुझे लगता है कांग्रेस की सीट है। तो कुल मिला के इन 5 सीटों में आरजेडी कांग्रेस में बीजेपी को एक आध सीट यहाँ पे कंफर्म लग रही है, बाकी सीटें तो इंडिया गठबंधन में जा रही है। मतलब जहां हम देख रहे हैं कि आरजेडी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई है, वहां क्लीन स्वीप आरजेडी की तरफ है, करब जा रहा है। दूसरा है जम्मू कश्मीर की एक सीट है, तो जाएगी। झारखंड की 4 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीटें बड़ी इंटरेस्टिंग है इस बार। मध्य प्रदेश में ये जो मालवा और महाकौशल जो उज्जैन वाला बेल्ट है, ये से लेके खरगोन तक, मतलब निमाड़ तक जो मध्य प्रदेश में बांटा जाता है, उस हिसाब से देवास से उज्जैन के पास की सीट है। वहां महेंद्र सोलंकी लड़ रहे हैं राजेंद्र मालविया के सामने। तो ये सीट बीजेपी निकलती हुई दिखाई दे रही है। उज्जैन में अनिल फिरोजिया है, और महेश परमार है, कांग्रेस का हेवी वेट है। लेकिन मुख्यमंत्री का अपना गृह जिला है, मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं, तो उन्होंने पूरी ताकत झेल लगा दी बीजेपी को जीतने में। मंदसौर एक सीट है, ट्रेडिशनल बीजेपी की है। यहाँ 9 बार बीजेपी के लोग लगातार, मुझे पांडे साहब ने यहाँ रिकॉर्ड बनाया था 6-7 बार जीत के। अब उस मंदसौर में सुधीर गुप्ता को उतारा है बीजेपी ने, और कांग्रेस ने दिलीप गुर्जर, एक बहुत 5-6 बार का विधायक है नागदा के पास का, और गुर्जरों का बेल्ट है ये। वो सीट एक मैं समझता हूँ टफ है, यदि कांग्रेस को भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। उसके बाद रतलाम एक सीट है, ट्राइबल सीट है ये। अमिता चौहान को उतारा बीजेपी ने, और कांतिलाल भूरिया को उतारा कांग्रेस में। ये सीट भी कांग्रेस को आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। धार में स्मृति ठाकुर है, राधेश्याम मोवेल है, तो यहाँ पे बीजेपी की आ जाएगी। इंदौर में शंकर लालवानी लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार को, वो जबरिया कहो या कैसा भी कहो, विड्रॉल हो गया है,
तो यहाँ तो चुनाव ही नहीं हो रहे, मतलब बस नाम के लिए चुनाव है। खरगोन ये फिर इंदौर से लेके मतलब उज्जैन, देवास से महाकौशल भी समझा तो मंदसौर, रतलाम, धार धार इंदौर, धार, ये फिर मालवा का प्रदेश लगता है रतलाम। और फिर आप देख खरगोन नीचे की तरफ आ जाए तो खरगोन और खंडवा ये निमाड़ के दो जिले हैं। तो खरगोन में गजेंद्र पटेल है बीजेपी के, और पुरलाल खातरे हैं कांग्रेस के, और खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल है बीजेपी के, और नरेश पटेल है कांग्रेस के। ये भी बीजेपी की सीट है। तो कुल 8 सीटों में जो 8 ही सीट बीजेपी के पास थी और अच्छे मार्जिन की थी, इसमें मुझे मंदसौर और रतलाम ये 2 सीटें फंसी हुई दिखती है अभी बीजेपी की। मध्य प्रदेश को लेकर के सुमित्रा महाजन का एक बड़ा बयान आया था कि मेरे पास बड़े बड़े बहुत बड़े लोगों का कॉल आ रहा है, लोग नोटा दबाने को तैयार है, लेकिन बीजेपी को इस बार वोट देना नहीं चाहते। नहीं, सवाल वो है कि मैं भी अभी वहां जाके आया हूँ। मैं तो एक वहां तो मैं श्रद्धांजलि दे गया था। देखिए मेरा शहर है आदिति, उस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, और जब मैंने देखा कि उस शहर ने भाजपा को भी बहुत कुछ दिया, लगातार 8 बार की सांसद रही सुमित्रा महाजन, अनडिस्प्यूटेड। उनके बाद शंकर ललवानी जीते, अब फिर शंकर ललवानी को टिकट दिया। वहां विधायक बीजेपी के हैं, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, राज्य में। वहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हमको लग रहा था कि कांग्रेस सीट निकालेगी। लेकिन कांग्रेस की खासियत है, कांग्रेस ने एक भी चुनाव कोई भी नॉन सीरियस नहीं लिया, हर चुनाव कांग्रेस सीरियसली लड़ती है। और इस बार उन्होंने एक बम, अक्षय बम नाम के एक व्यक्ति को उतारा था, एजुकेशनलिस्ट था, और उसने प्रचार भी शुरू किया। एकाएक उसका एक पुराना केस निकल आता है और उसमें धारा लगती है 307, एफआईआर मतलब चार्जशीट, एक्सटेंडेड चार्जशीट लगती है 307 धारा के साथ। फिर उसको शायद कोई सीडी आ गई, कोई क्या कहते हैं, और वो जाके विड्रॉ करके आता है। और कांग्रेस वहां है ही नहीं अभी, क्योंकि कांग्रेस का जो दूसरा कैंडिडेट रहता है डमी, जो इन केस पहला यदि कुछ हो तो उसका फॉर्म पहले रिजेक्ट हो गया। और इसका फॉर्म यदि वो रिजेक्ट भी करता, यदि या विड्रॉल करता, तो मैं मानता कि चलो ठीक है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये इंडिविजुअल की वो आपकी डिसीजन है। लेकिन बीजेपी के पूरे नेता झुंड में जाते हैं उसको लेकर, उसका विड्रॉल करवाते हैं। तो ऐसी क्या जरूरत थी? तो मैं आप लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं आपका। तो वहां कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं, तो वो नोटा दबाए। मैं भी गया था वहां पे, मैं तो वहां पे एक लोकतंत्र बचाओ एक समिति है, उनका एक प्रोग्राम था, उसमें मैं भाषण दे के आया। हमने तो श्रद्धांजलि सभा में गया था, मैंने तो श्रद्धांजलि दी वहां पे कि लोकतंत्र की हत्या हुई। तो ये 2024 का मॉडल है क्या? इसलिए इंदौर इस बार चुनाव में जाएगा, लेकिन वहां पे वही हाल है कि क्या होना क्या नहीं होना उसके बराबर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में करीब करीब मुझे लगता है 13 सीट है इस बार। 13 सीटें। और तो उत्तर प्रदेश की 13 सीट की यदि बात करें तो शाहजहांपुर फंसी हुई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। अरुण कुमार सागर है और राजेश कश्यप है यहाँ पे। लखीमपुर खीरी, अजय मिश्रा ट्रेनी वो वही है जो जिनके बेटे ने किसानों को रौंदा था। वहां उत्कर्ष वर्मा को एसपी ने उतारा है। वहां कुर्मी और सरदारों का वोट अच्छा खासा है। सरदार इसलिए नाखुश है क्योंकि वो टेनी के बेटे ने किसानों को कुचला, सब किसानी है। और कुर्मी वर्मा के साथ यदि जाते हैं तो अजय मिश्रा की सीट फंस सकती है वहां, ऐसा मुझे लगता है। दोहरा है वहां रेखा वर्मा है बीजेपी की, वो आराम से वहां से निकल जाएगी, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कुर्मी वोट और ब्राह्मण वोट मिलके बीजेपी को वहां जितवाते रहे हैं। और वो वर्मा जी खुद, रेखा जी खुद कुर्मी है और ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ है, तो वो सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है। सीतापुर की भी राजेश वर्मा और राकेश राठौड़ में कांग्रेस को दी है सीट ये, लेकिन वहां पे भी मुझे बीजेपी ने निकलती हुई दिखाई दे रही है। हरदोई में जयप्रकाश रावत है बीजेपी से, और उषा वर्मा है समाजवादी पार्टी से। या उषा वर्मा आराम से निकलती हुई दिखाई दे रही है। फिर है मिसरीख करके कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां अशोक रावल है बीजेपी के, और मनोज राजवंशी एसपी के। इसमें सीट टाइट है, लेकिन बीजेपी का अपर हैंड है कहूं तो
कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब उन्नाव की बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, वहाँ साक्षी महाराज है बीजेपी के और अनु टंडन है और साक्षी महाराज फँस गए ऐसा लगता है मुझे। अनु टंडन वहाँ से निकल ले सीट तो आश्चर्य नहीं होगा। फर्रुखाबाद में मुकेश राजपूत है बीजेपी के, उनको अपर हैंड है, वो निकाल लेंगे सीट। नवल किशोर शक्य है एसपी के, मुझे मुश्किल लग रहा है उनका निकलना। इटावा में जितेंद्र दोहरे है एसपी के, इटावा यादव का बेल्ट है, वहाँ समाजवादी पार्टी का निकल जाएगा। रामशंकर कटारिया को दिया है बीजेपी ने, उनका मुझे नहीं लगता जीत पाना वहाँ पे। कन्नौज में तो अखिलेश यादव है, तो मुझे लगता है अखिलेश को सीट निकाल लेंगे। कानपुर सीट फंसी हुई है, रामेश्वर अवस्थी बीजेपी के है, आलोक मिश्रा कांग्रेस ने दिए है वहाँ पे। ये अवस्थी वही है जिनके खिलाफ कानपुर में काफी लोगों ने आउटसाइडर करके विद्रोह भी किया था, लेकिन कांग्रेस इसका कितना कैश कर सकते हैं, ब्राह्मण है दोनों, और ये सीट एक जमाने में मुरली मनोहर जोशी की भी रही है। ये सीट मैं समझता हूँ कि टाइट है, बीजेपी के लिए अपर हैंड है, लेकिन कांग्रेस यदि ठीक ठाक लड़ लिया, जनता ने यदि समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर ठीक से हो गया तो यहाँ पे आलोक मिश्रा जीत जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। अकबरपुर है देवेंद्र भोले है बीजेपी के, और राजाराम पाल है समाजवादी पार्टी के। राजाराम पाल क्लियर कट एज है उनको, और बहराइच में आनंद गौंड है जो बीजेपी के हैं, वो भारी पड़ रहे हैं समाजवादी के रमेश गौतम से। तो ये इस आज जो ये यूपी की जो सीटें हैं, इसमें यदि हम देखा तो कम से कम 4 सीटें फंसी हुई है बुरी तरह से। शाहजहांपुर भी फंसी है, मिश्रिख भी फंसी है, और उन्नाव भी फंसी है, कानपुर भी फंसी हुई है। और बीजेपी को जो क्लियर कट सीटें लग रही है वो मुझे लगता है कि धुरहरा है, फर्रुखाबाद है, और उसके बाद बहराइच है। बाकी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन यदि ले जाए तो ये इतना इजी नहीं रहा, ये भी दौर मुझे लगता है। अब उसमें झारखंड की 4 है, फिर महाराष्ट्र की सीटों पे आते हैं। महाराष्ट्र की 11 सीट चुनाव है, 11 सीटें है, बड़ा ये है। और ये इस बार थोड़ा मुझे लगता है कि ये पश्चिम महाराष्ट्र और खानदेश मराठवाड़ा ये मिक्स इसमें आएगा। नंदुरबार है, हिना गावित है, उसके आगे पाडवी है, कांग्रेस ने गौड पाडवी को दिया। हिना गावित ये सीट फंसी हुई, ये मैं कहूँ तो आश्चर्य नहीं होगा। जलगांव में स्मिता वाघ है बीजेपी की, करण पवार है शिवसेना के, वो शिवसेना के निकलते हुए दिखाई देते हैं मुझे। रावेश में रावेर में रक्षा खड़से है, और श्रीराम पाटिल है एनसीपी के, वह रक्षा खड़से निकलेगी क्योंकि एकनाथ खड़से जो उनके ससुर हैं, उनको अभी बीजेपी ने फिर वापस ले लिया, और वो बीजेपी के वो दिग्गज नेता है जिन्होंने बीजेपी को महाराष्ट्र में बनाया है, नींव डाली है। तो एकनाथ खड़से उतरे तो फायदा होगा। जालना में कैबिनेट मंत्री राव साहब दानवे है, और सामने कल्याण काळे है। दानवे ये हमेशा जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार दानवे फंसे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उनको लोग गांव में तक आने नहीं दे रहे हैं, तो ये सीट दानवे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। औरंगाबाद में संदीपन भुमरे हैं शिवसेना के, 2 शिवसेना लड़ रही है वहां पे। संदीपन भुमरे ये एकनाथ शिंदे वाले हैं, और खैरे चंद्रकांत खैरे जो है उद्धव वाले हैं। लेकिन ये सीट एमआईएम के पास थी, इम्तियाज यहाँ से सांसद थे। इस बार चंद्रकांत खैरे से पलड़ा भारी दिखता है, क्योंकि वहां का मुसलमान जो है वो भी खैरे को मतदान देता। मैं तो उस सीट पे खुद जाके आया पर्सनली, तो जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, खैरे को हम शिवसेना का नहीं मानते, वो इंडिया गठबंधन के हैं, तो ये वोट कांग्रेस को जाएगा। और इम्तियाज को सीट वोट दिया तो वो किसी काम का नहीं होता। इम्तियाज अकेला वहां पे 2 सांसद होते हैं, वो क्या करेंगे? और उनपे ऊपर ऐसे भी लेबल है कि ये एमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है। तो औरंगाबाद जिसको संभाजी नगर कहते हैं, कि मुझे लगता है कि वहाँ इंटरेस्टिंग होगा। मावल में श्रीरंग बरसे है शिवसेना, यहाँ पे भी 2 शिवसेना लड़ रही है, संजोग पाटिल और श्रीरंग। तो इसमें मुझे लगता है संजोग पाटिल ये सीट निकाल लेंगे उद्धव वाले। पुणे में मुरलीधर है और रविंद्र डांगेकर है। पूना सीट ये क्लियर कट एज है बीजेपी, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है अभी, यदि
केंद्र के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी, तो राज्य सरकार तो आ ही नहीं। ऐसे में रविंद्र दंगेकर को चांस मिल सकता है। इस दंगेकर के साथ एक प्लस पॉइंट है, कस्बा करके जो विधानसभा सीट का बाई इलेक्शन हुआ था, और कस्बा ये हार्डकोर बीजेपी की सीट थी। कहते थे कि किसी कुत्ते को भी खड़ा कर दो जीत जाएगा, ये वहां मुहावरा था। उस कस्बा में कांग्रेस ने एक उम्मीदवार खड़ा किया और बाई इलेक्शन में जीत गया, बीजेपी हार गई। इट वॉज शॉकिंग। और उसके बाद तो डर के मारे कोई इलेक्शन करवाई नहीं इन्होंने, ना कारपोरेशन की किए, ना इतना कस्बा का इनको डर लगा। कस्बा में जिस रविंद्र दंगेकर ने हराया था बीजेपी को, वही लोकसभा का उम्मीदवार बन के आ रहा है। तो वो लड़वैया है, उसका अपना ठीक ठाक सेटअप है। और कांग्रेस यदि पूरी ताकत के साथ लड़, जो लग रहा है मुझे लड़ती है, तो पूना की सीट क्लियर कट बनने के बजाय इसको मैं फंसी हुई मानूंगा। उसके बाद शिरूर है, शिरूर में एनसीपी शरद पवार वाली सीट है। वहां एनसीपी अजित पवार का उम्मीदवार सामने है, शिवाजीराव अडर पाटिल। लेकिन वहां पे कोल्हे निकलता हुआ, अमित कोल्हे वहां मुझे निकलता हुआ रहा है। एक तो एक्टर है, बेहतरीन वक्ता है, पार्लियामेंट में भी उनके भाषण बहुत सुनने लायक होते थे। और शरद पवार ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुझे लगता है शिरूर ये शरद पवार के पास जाने वाली सीट है। अहमदनगर में सुजय विखे पाटिल है, और उसके पास उनके सामने नीलेश लंके को उतारा है। अब अहमदनगर जिले में एक कोऑपरेटिव वालों का खेल है बड़ा। इसमें जो विखे पाटिल का जो घराना है वो बहुत माना हुआ घराना है, और डॉक्टर सुरेश विखे पाटिल के ही चक्कर में ये कांग्रेसी घराना बीजेपी वाला हो गया। और ये सीट हमेशा कांग्रेस के बजाय लोकसभा की शरद पवार के पास होती है, एनसीपी के पास। तो शरद पवार ने सीट देने से मना किया, तो वीके पाटिल ने अपने बेटे को बीजेपी ज्वाइन करवा के चुनाव लड़वा के जितवा दिया। इस बार सुजय विखे पाटिल परेशानी में है, क्योंकि शरद पवार ने वहीं के एक लोकल, बहुत ही दबंग, बोलने से बहुत ज्यादा लोकप्रिय और डाउन टू अर्थ नीलेश लंके को उतारा है। याद होगा आदित्य जी, ये नीलेश लंके वही है जिसने शरद पवार के नाम से एक खुला अस्पताल बनवाया था कोविड के टाइम पे, जहां खुद लोग आके अनाज देते थे, फ्रूट्स देते थे, तेल, मतलब पूरा खाना खिलाते थे लोग। और वो एक भारत में अजीब मिसाल था। तो ये वो लंकेश है, जिसका गुडविल भी जबरदस्त है। तो वहां पे यदि विखे पाटिल हार जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। शिरडी में सदाशिव लोखंडे है, या दो सीटें लड़ रही है, उद्धव वर्सेस एकनाथ शिंदे। या उद्धव के जो वागचौरे है, ये पहले भी वहां रह चुके हैं एमपी, इनका मुझे अपहरण दिखता है उनको। और भीड़ में पंकजा मुंडे है, और बजरंग सोनावने है, वो भी शरद पवार के पार्टी के। अब यहाँ पे पंकजा मुंडे लग रहा था कि लगातार जीत रही है, लेकिन जो रिपोर्ट्स अभी हाल ही में जो मिल रहे हैं, कुछ वीडियोज आ गए हैं कि पंकजा के रैली में उसको आह्वान करना पड़ रहा है कि यार लोग आगे आके बैठे, लोग आगे आके बैठे, लोग ही नहीं है रैली में। और कहीं ना कहीं वहां पे मराठा आरक्षण जो है वो बुरी तरह से झटका लगाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और गोपीनाथ मुंडे की वारिस है वो, गोपीनाथ मुंडे का एक गुडविल है। हमको लग रहा था कि मुंडे जी के गुडविल पे वो निकाल लेगी, लेकिन मुझे लगता है ये सीट बुरी तरह से फंसी है। तो यदि हम सारा ये 8 की 8 सीटें में देखेंगे, इन 8 सीटों में मुझे एक जगह पे भी एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी, 11 सीटें हैं शिवसेना, महाराष्ट्र में। 11 में हाँ, से कितनी सीटें आप बता रहे हैं? हाँ, तो एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, अजित पवार और बीजेपी, इस गठबंधन को मुझे यहाँ एक भी सीट कम से कम आती हुई नहीं दिखाई देती है। एक खड़से की छोड़ दी सीट, यदि वो खड़से तीसरे की सीट चरण यदि में भी छोड़ दी, हमने ये देखा था कि 11 में से आप कह रहे थे कि एक सीट भी अगर बीजेपी निकाल ले तो बड़ी बात, और फिर यहाँ इस बार चौथे चरण में भी 11 सीटें हैं, वहां पर भी एक सीट जीत पाना बीजेपी के लिए बड़ी बात है, एनडीए के लिए। 7 दिन से पड़े हुए हैं, 7 दिन का दौरा है महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जितने दौरा महाराष्ट्र का कर रहे हैं, जितने टूर महाराष्ट्र का कर रहे हैं, जितनी रैलीज महाराष्ट्र में कर रहे हैं, शायद कहीं नहीं कर रहे। 48 सीटें हैं, और 48 सीटों में से 8 सीट पे लाले पड़े हुए आने के। इस फेज में इनको 1-2 सीटें मिल गई तो वो अचीवमेंट है। मतलब 96 में से बीजेपी तो मतलब 25 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है चौथे चरण में। नहीं कर पा रही है।
क्योंकि आपकी यहाँ पे जो मेजर सीटें हैं वो 17 तेलंगाना की, 25 आंध्र प्रदेश की जहाँ आप है नहीं, ओडिशा की 4 सीटें हैं जहाँ आप है नहीं, फिर यूपी की 13 सीटें हैं जिसमें से आपको कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर की 1 सीट है जो आपको नहीं मिलेगी, बिहार में आपकी सीटें महाराष्ट्र फंसी हाथ हुई से है। निकल रहा है। अब महाराष्ट्र में तो मैंने कहा ही कि महाराष्ट्र में जितनी सीटें हैं 11, उसमें से 1 या 2 सीटें यदि मुझे एज पे दिखती है, बाकी तो सब वॉश आउट है। बंगाल में 8 सीटें हैं, वहां ममता बनर्जी के साथ कांटे का मुकाबला है। बंगाल में भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बंगाल में 18 में से ये 10 पे भी आ जाए तो गनीमत है। ये भले कहे हम 35 पे आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से बंगाल में 42 में से भारतीय जनता पार्टी जो है सिंगल डिजिट पर आ जाएगी इस बार, मतलब 19 का 10 रिजल्ट रिपीट नहीं होगा। हाँ, मुझे नहीं 18 मुश्किल है। बहुत ज्यादा खींचा तो 10 से 12 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए वानखेड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देश नीति के मंच पर आने के लिए। धन्यवाद सर।